Hello students, today we will read lesson number 3, Glimpses of the Past. Now this chapter tells us about the history of India during the years 1757 to 1857 through pictures. We come to know about the conditions that prepared the ground for the first war of independence in 1857. ओके सो हैव यू अंडरस्टूड कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे. पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है वी विल रीड थ्रू पिक्चर्स. मीन्स ये कॉमिक स्टाइल में दे रखी है. 1715 टू 1857 जो है उसके बीच का जो ड्यूरेशन था, ये जो ड्यूरेशन था इसमें क्या क्या इंसिडेंट्स हुए थे, क्या क्या चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से क्या हुआ था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको कि हम क्या बोलते हैं 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी बोला जाता है. ओके सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. नाउ ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट बिफोर यू रीड. Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. सो आपको मालूम चले गया है पिक्टोरियल ग्लिम्सेस मीन्स पिक्चर्स के जो ग्लिम्सेस दिए हुए हैं केवल झलकियां हैं, डिटेल में नहीं है. सो यहाँ पर क्या दे रखी हैं, पिक्चर्स दिए हुए हैं एंड थ्रू दीज पिक्चर्स वी विल नो अबाउट द हिस्ट्री फ्रॉम 1757 टू 1857. ओके सो 1757 से लेके 1857 तक की हिस्ट्री हमें मालूम चलेगी एंड हमें ये भी रीजंस पता चलेंगे कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, उसके रीजंस क्या थे. These pictures are speech bubbles, will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857. So in speech bubbles से हमें मालूम चलेगा कि क्या conditions थी जिनकी वजह से कि First War of Independence means 1857 का जो revolt है वो हुआ. Okay, so let's start with picture number 1, the martyrs. Now first picture is given of the martyrs. Okay, so now first picture's title is the martyrs. The martyrs means shaheed. Okay, so this is the picture which is telling that the nation celebrated its independence on August 15, 1947 and paid homage to all its martyrs. ओके सो सी द पिक्चर गिवन हियर एट अ फंक्शन इन दिल्ली. दिल्ली में जो फंक्शन हो रहा है उसमें क्या जो है एक सॉन्ग जो है लता मंगेशकर जी ने जो गाया था, ओ माई कंट्री मैन लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टर्स. सो इंडिया के जो मार्टर्स थे है ना, शहीद जो थे. सो विच सॉन्ग इज़ दिस, ए मेरे वतन के लोगों, है ना, लेट योर आई फिल विथ टीयर्स, ज़रा आँख में भर लो पानी, है ना, जो शहीद हुए उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी. सो ये सॉन्ग जो है वो गा रही हैं. सो ये पिक्चर क्या चीज़ बता रही है, दैट वी आर सेलिब्रेटिंग आर इंडिपेंडेंस ओके ऑन 15th of August 1947. सो ये बता रखा. और नेक्स्ट ही पिक्चर में क्या क्या दिए हुए हैं, लीडर्स जो थे हमारे, है ना, जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके जो पिक्चर्स है इट इज़ गिवन इन सेकेंड पिक्चर. ओके, जो फर्स्ट जो पिक्चर है उसके 2 पार्ट्स कर रखे हैं, द मार्टर्स, शहीद, उसको टॉपिक दे रखा है और उसमें 2 जो सब डिविजन्स कर रखे हैं. Okay, you can see in the picture also. Now move to next part, next picture, the company's conquest. Okay, now what is this, the company's conquests? So no, company means ईस्ट इंडिया कंपनी. सो कंपनी का क्या मतलब है बेटा यहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी. नाउ कॉन्क्वेस्ट मीन्स है जीते, जो उन्होंने जीत जो किए थे चीज, जो स्टेट्स जो हैं जीत लिए थे. सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर with its superior weapons the British East India Company was extending its power in 18th century India. So ये पीरियड जो दे रखा है वो कब का दे रखा है, 1757 to 1849. सो आप यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, आप बहुत ईजिली जो है पिक्चर में देख सकते हो कि इंडिया जो था 1765 में इंडियन प्रिंसेस स्टेट्स जो थे वो कितने थे और ब्रिटिश टेरिटरी स्टेट्स जो थे वो कितने कम थे. लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर लिया था,
विद इट्स सुपीरियर वेपन्स, इनके पास बहुत ही सुपीरियर वेपन्स थे, हथियार थे, और इस वजह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या करती जा रही थी, अपना पावर जो था है ना, अपनी जो ताकत थी उसको क्या करती जा रही थी, एक्सटेंड करती जा रही थी, बढ़ाती जा रही थी। ओके, सो ये ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से बढ़ा रही थी, लेट्स सी। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। अब देखो इंडियन प्रिंसेस कैसे थे, है ना, जो इंडियन प्रिंसेस थे वो शॉर्ट साइटेड थे, यानी उनकी इतनी दूर की नज़र नहीं थी, वो दूर की चीज़ें नहीं देख पा रहे थे। ओके, दैट अपस्टार्ट राजा बा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। अब देखो यहाँ पर क्या है, इस पिक्चर में क्या गिवन है कि एक जो किंग है वो क्या बोल रहा है, That upstart Rajaba call the English merchants, they will help me to defeat him. ना यहाँ पर आपको मालूम होगा कि जो हमारे इंडियन प्रिंसेस थे है ना, उनके आपस में बहुत सारी राइवलरीज चलती रहती थी, यानी लड़ाइयाँ चलती रहती थी छोटी मोटी, और इस चीज़ का बेनिफिट किसको हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ओके, सो सी इन द पिक्चर एग्जाम्पल इज़ गिवन हियर। एक जो किंग है वो कह रहा है कि क्या है कि वो कितना बेकार राजा है। ओके, सो हमें क्या करना चाहिए, कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, हमें किसको बुलाना चाहिए, इंग्लिश मर्चेंट्स को बुलाना चाहिए, वो मेरी हेल्प करेंगे ताकि मैं उसको क्या कर सकूँ, डिफीट कर सकूँ, उनको हरा सकूँ। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। और ये जो राइवलरीज थी इनके बीच की, जो आपस की लड़ाइयाँ थी, इस वजह से जो लोग थे है ना, इंडिया में रहने वाले जो लोग थे, दे हैड नो पीस, शांति नहीं थी कहीं पे भी, कॉन्स्टेंटली जो है ये फाइट्स होती रहती थी, लगातार ये जो युद्ध होते रहते थे इस वजह से। ओके, The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. अब देखो ये जो राइवलरीज थी, ये जो दुश्मनियाँ थी है ना, इसका फ़ायदा किसको हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और एक के बाद एक जो इंडियन प्रिंसेस थे वो क्या होते चले गए, ख़त्म होते चले गए, यानी कि इंडियन स्टेट्स जो थे वो ख़त्म होते चले गए, बिकॉज जो किंग्स थे है ना, इंडियन प्रिंसेस जो थे वो किसके अंडर आते गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आते गए। Okay, a far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting. एक केवल जो है इस ऐसा नहीं है कि सारे जो किंग्स थे वो सेम थे, ऐसे ही थे। एक फार सीइंग रूलर भी थे, जो कौन थे, टीपू सुल्तान, जो कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, मैसूर के, और उन्होंने लास्ट तक यानी कि अपनी डेथ तक जो है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करते रहे। ओके, नाउ हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट्स। अभी जो कॉन्क्वेस्ट हो रही थी है ना, ये जो जीत हो रही थी उन लोगों की, कंपनी की जो जीत हो रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो सो इंडियंस जो है वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे थे, थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। ओके, सो वन पर्सन इज सेइंग, एक जो पर्सन है वो कह रहा है, स्पीच बबल के थ्रू हमें पता चला है कि वो कह रहा है कि थैंक गॉड, भगवान का धन्यवाद है कि अब यहाँ पर क्या है, कंट्री में, हमारे देश में क्या है, पीस है, शांति है, अब कोई भी लूटपाट नहीं हो रही है, कोई भी युद्ध नहीं हो रहा है, वॉर नहीं हो रही है, सो बहुत ही अच्छा है। सेकेंड पर्सन इज सेइंग इट इज़ गॉड हु सेंड द ब्रिटिश। सेकेंड वन इज सेइंग कि ये तो भगवान है जिन्होंने किसको भेजा है, ब्रिटिशर्स को भेजा है। एंड थर्ड वन इज सेइंग आर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद दैम, कि हमारा जो किस्मत है या हमारा जो भाग्य है वो किसके साथ लिंक्ड है, जुड़ी हुई है, विद ब्रिटिशर्स। नाउ सी सेकेंड सेक्शन, यहाँ पर देखो सारे जो लोग हैं इंडियंस जो हैं वो पॉजिटिवली इसी तरह से रिएक्ट नहीं कर रहे थे, कुछ जो थे उनको समझ में आ रहा था कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। And see in the picture, the white man has killed and or dethroned our kings. अब देखो वन पर्सन इज सेइंग कि जो वाइट मैन है, वाइट मैन मीन्स जो ब्रिटिशर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमारे लोगों को क्या कर रहे हैं, हैज़ किल्ड, मार दिया है, और डीथ्रोन्ड। नाउ डीथ्रोन्ड मीन्स क्या होता है, गद्दी से उतार देना, है ना, उनकी जो सीट है यानी कि उनका जो राज्य है, उनका जो स्टेट है, उनको छीन लेना। सो हमारे राजाओं को क्या किया, उन्होंने गद्दी से उतार लिया है। सम किंग्स वर
not good, but after all they were of this land. And second one is saying कि some kings are, yes definitely कुछ राजा अच्छे नहीं हैं, yes surely not, but after all लेकिन एटलीस्ट वो हमारे लैंड से तो बिलोंग करते हैं, हमारे मदर लैंड से तो बिलोंग करते हैं. एंड थर्ड वन सेइंग नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स. लेकिन अब हम क्या बन चुके हैं, नाउ अभी हम क्या बन चुके हैं, स्लेव्स बन चुके हैं. ओके, गुलाम बन चुके हैं इन फॉरेनर्स के. सो उनको समझ में आ रहा था कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है. नाउ थर्ड पिक्चर इज ब्रिटिश रूल फ्रॉम 1765 टू 1836. सो ब्रिटिश रूल क्या था, उन लोगों के रूल्स क्या थे, किस तरह से उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है उसको जो है इम्प्लीमेंट किया इंडियंस के ऊपर. एंड किस तरह से जो है उन्होंने फॉरेन गुड्स जो है वो इंपोर्ट किए इंडिया में विदाउट एनी इंपोर्ट ड्यूटी ऑन इट ऑन दैम. ओके, सो लेट्स सी इन द पिक्चर. Religious leaders preached ideas like untouchability and child marriage. इंडिया में देखो जो रिलीजियस लीडर्स यानी जो धार्मिक गुरु जो होते थे, लीडर्स जो होते थे, नेता लोग जो होते थे, वो क्या करते थे, किस टाइप का आइडियाज़ जो है, किस चीज़ के बारे में जो है वो क्या करते थे, प्रीच करते थे, उपदेश देते थे. लाइक अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी मीन्स क्या होता है बेटा, छुआछूत. ओके, एंड चाइल्ड मैरिज. और चाइल्ड मैरिज यू ऑल नो अबाउट चाइल्ड मैरिज है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाल विवाह. सो सी इन द पिक्चर द रिलीजियस लीडर इज सेइंग एनीवन हु क्रॉसेज द सीज लॉसेज हिज रिलीजन. कि कोई भी जो समुद्र पार अगर करता है, जाता है, तो वो अपना धर्म क्या करता है, खो देता है. एंड सेकेंड वन इज सेइंग ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू विमेन. और सेकेंड क्या कह रहा है कि जो सारी की सारी मिजरी है, यानी कि जितने भी दुख हैं अगर दुनिया में, तो वो किसकी वजह से, उसका रीज़न क्या है, ओनली विमेन, यानी लेडीज़, औरतें जो है, महिलाएं जो हैं, वो उसका रीज़न है. द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट. लेकिन सच्चाई तो क्या थी, सच्ची बात तो ये थी कि जो इंडियंस थे दे हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट. उन्होंने तो अपना सेल्फ रेस्पेक्ट तक खो दिया था. द ब्रिटिश स्कॉन्ड दैम. ब्रिटिश क्या करते थे, उनको अब्यूज़ करते थे, उनसे नफरत करते थे. सी इन द पिक्चर द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी. नाउ द ब्रिटिशर इज सेइंग, है ना, उसके जस्ट पीछे एक इंडियन खड़ा है और ब्रिटिशर जो है दूसरे ब्रिटिशर से कह रहा है कि जो नेटिव्स हैं, नेटिव्स मतलब वहाँ के जो रहने वाले हैं, है ना, इंडिया में जो रहने वाले लोग हैं, वो क्या है, अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, यानी वो विश्वास करने योग्य नहीं है. एंड इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, और ना ही वो क्या है, ईमानदार है, ऑनेस्ट है. एंड द इंडियन हु इज़ लिसनिंग दिस इज सेइंग ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट. दूसरा क्या कह रहा है, बिल्कुल सच कह रहे हैं सर आप, लेकिन मैं क्या हूँ, ईमानदार हूँ. आई एम ऑनेस्ट, मैं ऑनेस्ट हूँ. Now being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. अब देखो, बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, पहले ट्रेड के लिए ही आई थी, केवल ट्रेडिंग के लिए आई थी. सो ये मर्चेंट्स थे, एंड बीइंग मर्चेंट्स ये क्या चाहते थे, क्विक प्रॉफिट जो है वो कमाना चाहते थे. एंड देयर हैवी टैक्सेस, और इनके जो हैवी टैक्सेस थे उसकी वजह से क्या हो गया था, यहाँ पर जो फार्मर्स थे इंडिया में, उनको क्या करना पड़ गया था, अपना लैंड जो है वो भी छोड़ना पड़ गया था. नाउ सी इन द पिक्चर बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, यू आर स्टिल इन एरेर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल. नाउ एरेर्स मीन्स क्या होता है बेटा, अनपेड ओवर ड्यू, और यू कैन सी डेप्ट, कर्जा जिसको बोलते हैं हम लोग. सो एक पर्सन क्या बोल रहा है कि बट योर मैन, कि लेकिन तुम्हारे आदमी तो जो है वो तो सारा मेरा क्रॉप लेके जा चुके हैं, है ना, जितना भी क्रॉप हुआ था, फसल हुई थी, वो सब ले गए. लेकिन जो पर्सन है जो कि मनी कलेक्ट करने या टैक्स कलेक्ट करने के लिए आया है, वो क्या बोलता है, लेकिन अभी भी तुम किस में हो, कर्ज में हो, अभी भी तुम डेप्ट में हो, इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, कि अगर तुम जो है नेक्स्ट वीक तक पे नहीं करोगे, देन आई विल सेंड यू टू जेल, तो मैं तुम्हें कहाँ भेज दूंगा, जेल भेज दूंगा. नाउ इट स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मैथड्स विच गेव दैम मोर प्रॉफिट्स. यस, फिर भी जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या कर रहे थे, न्यू मैथड्स जो है वो इन्वेंट कर रहे थे ताकि उनको और ज़्यादा प्रॉफिट हो सके. And see in the picture, let me complete this one. Inevitably famines followed between 1822 and 1836. 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टार्वेशन. अब देखो उस वक्त क्या हुआ
कि इतना सारा ब्रिटिशर्स जो है बहुत कुछ कर रहे थे, है ना, ब्रिटिशर्स जो है इम्पोज करते जा रहे थे इतने सारे जो टैक्सेस थे उनके ऊपर, है ना, स्टिल बिकॉज स्टिल दे वॉन्टेड टू मेक प्रॉफिट्स, वो अभी भी क्या चाहते थे, प्रॉफिट कमाना चाहते थे। सी इन द पिक्चर, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। अब वो क्या कहता है एक ब्रिटिशर की, जब जो गुड्स जो कि मैन्युफैक्चर कहाँ होते हैं, जो इंग्लैंड में बनाए जाते हैं, उनको विदाउट एनी इम्पोर्ट ड्यूटी हम क्या करेंगे, इंडिया में लेकर आएंगे। ओके, एंड अ गुड आइडिया, सेकेंड वन इज सेइंग कि गुड आइडिया है, बहुत ही अच्छा आइडिया है। एंड द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगिन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज़। और इस तरह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसके जो रूल्स थे, उसके जो लॉज थे, उस वजह से क्या होने लगा, जितनी भी इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी वो क्रिपल होने लगी। क्रिपल होना मीन्स क्या होता है, पंगु हो जाना, है ना, कि अब जो है उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। ओके, वो प्रॉफिट्स बना रहे थे और इस तरह से जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी वो ख़त्म होती जा रही थी। एंड इनएविटेबली फेमाइंस फॉलोड बिटवीन 1822 एंड 1836, 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टार्वेशन। और इसी बीच में जो ये ड्यूरेशन है 1822 से लेके 36 तक का जो पीरियड है, वहाँ पर क्या आ गया, फेमाइन आ गई। और कितने लोग मारे गए, कितने इंडियंस जो हैं वो स्टार्वेशन मीन्स भूख के कारण या भूखमरी के कारण मारे गए, 15 लाख। ओके, द ब्रिटिश पॉलिसीज़ ruined द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस। और ये जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से बेटा क्या हुआ, जितने भी हमारे एक्सपर्ट आर्टिसंस थे, है ना, आर्टिसंस कौन होते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट जो आइटम्स है वो बनाते हैं, हैंडमेड आइटम्स बनाते हैं ना, जिनके छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस होते हैं। सो ये जो थे इंडियन आर्टिसंस जो थे, उनका जो बिजनेस है वो ruined हो गया, बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया एक तरह से। ओके, Now come to fourth picture, Ram Mohan Roy between 1772 to 1833. So अब हम एक सोशल रिफॉर्मर जो थे राजा राम मोहन रॉय, उनके बारे में पढ़ेंगे। राम मोहन रॉय, अ लर्नेड मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। अब देखो बंगाल जो जिनको कि हम जो बंगाल बोलते थे, सो बंगाल के जो राम मोहन रॉय थे उनको मालूम चल गया था, वो लर्नेड मैन थे, एजुकेटेड मैन थे, उनको पता चल गया था कि हमारी कंट्री के साथ क्या गलत हो रहा है। ओके, उनको सब कुछ समझ में आ रहा था, ब्रिटिश पॉलिसीज समझ में आ रही थी, सब कुछ समझ में आ रहा था। सो उन्होंने क्या कहा, लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्स, आवर एंशियंट कल्चर इज़ ग्रेट एंड वी आर केपेबल ऑफ ग्रेट अचीवमेंट्स, वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, सुपरस्टिशंस हैव बीन ruining us। अब देखो उन्होंने जो है बहुत ही अच्छी बात कही, वो समझ चुके थे कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है। ओके, और उन्होंने क्या कहा कि हमें एक दूसरे को जो है क्या नहीं करना चाहिए, एक दूसरे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, है ना, हमें पहले अपने अंदर हमारी जो, बिकॉज़ हमारा जो एंशियंट कल्चर रहा है वो कैसा है, ग्रेट अचीवमेंट्स लिए हुए, है ना, हमारी जो संस्कृति है, कल्चर मीन्स क्या होता है बेटा, संस्कृति जो है वो कितनी ग्रेट है। ओके, और हमारे जो मिस्टेक है, पहले सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहिए, बिकॉज सुपरस्टिशंस जो है यानी अंधविश्वास जो है उसकी वजह से हम क्या हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। सो उन्होंने ये बहुत अच्छे से लोगों को जो है टीच करना स्टार्ट किया। नाउ सी नेक्स्ट पिक्चर, he told his wife Uma, cows are of different colors but the color of their milk is the same. Different teachers have different opinions but the essence of every religion is the same. देखो सेकंड पिक्चर में उन्होंने अपनी वाइफ से क्या कहा था, ओमा से, कि काउस जो होती हैं वो डिफरेंट कलर की होती हैं, लेकिन डिफरेंट कलर्स के होने के बावजूद भी उनका जो मिल्क है उसका कलर तो सेम रहता है। यस, उनका कलर जो मिल्क है वो तो सेम रहता है। सो डिफरेंट टीचर्स चाहे कुछ भी पढ़ाएं आपको, उनकी ओपिनियंस जो हैं डिफरेंट हो सकती हैं, वो डिफरेंट जो है उनकी ओपिनियंस रख के उन डिफरेंट तरीके से आपको प्रीच कर सकते हैं, बट द इसेंस ऑफ एवरी रिलीजन, लेकिन जो सार है हर रिलीजन का, इट इज़ सेम। ओके, सेम है, सार जो है या इसेंस जो है वो क्या है, सेम है हर रिलीजन का। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। राम मोहन रॉय जो थे वो किससे अट्रैक्टेड थे, साइंस और मॉडर्न नॉलेज जो थी, है ना, साइंस मीन्स लॉजिकल जो रीजनिंग जो थी, है ना, लॉजिकल जो रीज़न वाली जो बातें थी उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, प्रैक्टिकल चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, मॉडर्न नॉलेज से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे।
नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, और वो उनका कहना था कि जो नॉलेज होती है यानी ज्ञान जो है वो कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। साइंटिफिक मीन्स जिसके पीछे कोई रीज़न होना चाहिए, जिसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए। ओके, ही क्रॉस द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, देयर ही टोल्ड देम। और इस तरह से उन्होंने सी क्रॉस किया, जो कि उस टाइम में बहुत गलत माना जाता था, और वो समुद्र पार करके कहाँ गए, इंग्लैंड गए, ताकि वो वहाँ देख सकें, वहाँ जाके पता कर सके कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल है। और वहाँ जाके उन्होंने क्या कहा, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स। सो उन्होंने बहुत ही बड़ी बात कही वहाँ जाके, और उन्होंने क्या कहा कि हम जो है आपको क्या स्वीकार करते हैं, अपना राजा स्वीकार करते हैं। ओके, और आप भी हमें क्या स्वीकार करें, सब्जेक्ट्स मतलब प्रजा स्वीकार करें, लेकिन आपको याद होना चाहिए, ओके, बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रूलर, है ना। लेकिन आपको क्या याद रखनी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक रूलर जो है उसकी अपने जो प्रजा जो होती है ना, जो अपने सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सो वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी होगी। ओके, एंड ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड दैम इन 1823। और उन्होंने लोगों को, है ना, अपने जो लोग थे, इंडियंस जो थे, उनको टीच करने के लिए, उनको समझाने के लिए न्यूज़पेपर्स तक इवन स्टार्ट किए थे। बट द सस्पिशियस ब्रिटिशर्स, है ना, उन्होंने क्या किया, वो न्यूज़पेपर्स रुकवा दिए, बंद करवा दिए। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज ऑपरेशन, और वी कैन से दबाव, इसको दबाव भी बोल सकते हो, यू कैन से टायरनी, अत्याचार जो है उनका बढ़ता गया 1765 to 1835। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस। इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3rd, अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। अब देखो उन्होंने क्या किया, है ना, इनका जो ये कंटिन्यू करते गए, इंडियंस को ऑप्रेस करना लगे, दबाने लगे उनको। और 1818 में उन्होंने एक रेगुलेशन एक्ट जो है वो पास किया, और उसके अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी इंडियन जो है उसको क्या किया जा सकता है, ही कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, यानी कोर्ट में ट्रायल होने के बिना ही उसको क्या किया जा सकता है, जेल में डाल दिया जा सकता है। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून्स इन प्राइवेट बिजनेस। पूरे टाइम जो ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे वो तो क्या करते थे, बहुत बड़ी बड़ी रकम जो है, बड़ी बड़ी जो है सैलरीज जो है वो ड्रू करते थे, वो कमाते थे, एंड मेड प्रॉफिट्स इन प्राइवेट बिजनेस ऑल्सो। ओके, फॉर्चून्स मतलब क्या, उन्होंने किस्मत भी आजमाई थी, प्राइवेट बिजनेस भी लगा लिए थे, और वहाँ से भी वो प्रॉफिट क्या करते थे, अर्न करना उन्होंने स्टार्ट कर लिया था। ओके, सो इस तरह से उन्होंने जो है मनी बहुत ज़्यादा अर्न कर लिया था। बाय 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ इनटू इंडिया। सो 1829 तक इन ब्रिटेन ने जो है भारत से, है ना, इंडिया से कितने करोड़ जो है रुपए का जो गुड्स हैं, यानी कि जो आइटम्स हैं, वो कितना ले लिया था, 7 करोड़। सो गुड्स कितना जो है उन्होंने एक्सपोर्ट कर लिया था, 7 करोड़ रुपीज़ का। नाउ द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई। और इस तरह से जो ब्रिटिश हैं वो तो प्रॉस्पर कर रहे थे, वो तो तरक्की कर रहे थे, है ना, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा क्या कर रहे थे, प्रगति कर रहे थे, समृद्ध हो रहे थे, प्रॉस्पर हो रहे थे, लेकिन जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी दे बिगिन टू डाई, वो तो क्या होने लगी, दम तोड़ने लग गई, है ना। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम। और इस तरह से गवर्नर जनरल जो है उन्होंने भी जो है इंग्लैंड में एक रिपोर्ट जो दी थी, उसमें क्या कहा था, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। और इस चीज़ से खुश होके कि उनकी जितनी भी पॉलिसीज थी, रूल्स थे, और जो प्रॉफिट वो बना रहे थे, उस वजह से खुश होके उन्होंने क्या कहा कि जो बोन्स है कॉटन वीवर्स की, है ना, वो क्या कर रही हैं, जो प्लेन्स ऑफ इंडिया यानी इंडियन जो लैंड है उसको क्या करती जा रही है, ब्लीच करती जा रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट picture is dissatisfaction
1835 टू 56। अब देखो डिससेटिस्फेक्शन मतलब क्या होता है बेटा, असंतोष, यानी कि अब जो इंडियंस थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, ओके, और वो डिससेटिस्फाई होने लगे उनकी पॉलिसीज़ को लेकर। नाउ सी द पिक्चर, एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत। इन 1835 इंग्लिश मैन नेम्ड मैकाले सजेस्टेड अ चेंज। अब देखो पहले, इससे पहले क्या होता था, एजुकेशन जो थी इंडिया में वो बेसिकली जो है 2 लैंग्वेजेस के थ्रू जो है दी जाती थी बच्चों को, और एक थी पर्शियन लैंग्वेज हमारी और एक थी संस्कृत लैंग्वेज। लेकिन 1835 में एक ब्रिटिशर थे लॉर्ड मैकाले, ओके, और उनके सजेशन पे इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो हमारी एजुकेशन में आई, ओके। और उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि जो एजुकेशन है वो किससे कराई जानी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज से। सो सी इन द पिक्चर, वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, आई अग्री। और उन्होंने सजेशन दिया और इस पर अग्री भी हो गए वो लोग। नाउ इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू होम द ब्रिटिश गेव पैटी जॉब्स अंडर दैम। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। अब देखो इस तरह से इंग्लिश जो एजुकेशन आई है ना, तो उस वजह से क्या हुआ, इंडिया में बहुत सारे क्लर्क्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुए, है ना, बहुत अच्छे अच्छे लोग जो है वो इंग्लिश सीख गए और क्लर्क बन गए। और इस तरह से उनको छोटी छोटी जो नौकरियां हैं, है ना, जॉब्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स के अंडर मिल गई थी। नाउ इंसिडेंटली, है ना, लेकिन संयोग से क्या हुआ, ऐसा नहीं कि केवल सारे क्लर्क्स बने, कुछ एक जो पोर्शन था या एक जो पार्ट था लोगों का, वो था हमारा इंटेलेक्चुअल्स का, यानी बुद्धिजीवियों का, है ना। और वो इंटेलिजेंट लोग क्या करने लगे, अपने इंडियंस को समझाने लगे, है ना, कि हमें क्या करना है, इन ब्रिटिशर्स को अब वापस भेजना है। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। अब देखो उन्होंने क्या कहा कि जो इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने कहा कि हमें अपने ब्रदर्स को, यानी अपने भाइयों को, यानी इंडियंस को हमें एजुकेट करना पड़ेगा पहले, सबसे पहले। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटीरियल कंडीशन। और उनकी जो मटीरियल कंडीशन है, इट मीन्स इकोनॉमिक जो कंडीशन है उनकी, उसको क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इस तरह से फिर उन्होंने कहा कि और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जो भी शिकायतें हैं, ग्रीवेंसेस जो हैं, वो हमें किसको बतानी पड़ेगी डायरेक्ट, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। क्योंकि अब उनको समझ में आ गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं करना है, या यहाँ जो ऑफिसर्स बैठे हैं उनसे हमें डील नहीं करना है, हम डायरेक्ट किससे बात कर सकते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट को अपनी कंप्लेंट्स जो है वो बता सकते हैं, ओके। Now see, by 1856 the British had conquered the whole of India. You can compare the first picture and this second picture. आप कंपेयर कर सकते हो और देख सकते हो कि उस टाइम से लेके अब तक, है ना, कितना चेंज आ गया था, कितना ज़्यादा उसने कॉन्कर कर दिया था इंडिया को। दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। बहुत कम जो है वो इंडियंस की नीड्स की ज़रूरतों का ध्यान रखते थे। आर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आर ओल्ड जॉब्स। अब देखो एक पर्सन कह रहा है कि हमारे राजा तो क्या बन गए हैं, पपेट्स बन गए हैं, कठपुतली बन गए उनके हाथों की, और हमने अपनी पुरानी जॉब्स भी खो दी है। एंड लैंड्स, दूसरा कह रहा है हमने लैंड्स भी खो दिए, जॉब्स के साथ साथ लैंड्स भी। दे आर कन्वर्टिंग आर ब्रदर्स। और फिर वो कहते हैं कि हम ये हमारे भाइयों को क्या कर रहे हैं, ब्रदर्स को क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, उनके रिलीजन को चेंज करवा रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। अब देखो क्या कहते हैं कि तुम केवल बातें कर रहे हो, उनको यहाँ से भगाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए, वैसा कुछ करो, ओके, केवल बातों से काम नहीं चलेगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा, द स्पार्क्स मीन्स होता है चिंगारी। और ये चिंगारी कैसे हुई, 1857 का रिवॉल्ट कैसे हुआ, लेट्स सी। 1855 टू 57, सो ये जो पीरियड था उस वक्त क्या हुआ, टैक्सेस कंटिन्यू टू ruin the peasants in Bengal. The Santals who had lost their lands under new land rules became desperate. In 1855 they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. अब देखो ये जो कंटिन्यूसली ये जो टैक्सेस जो है इंक्रीज़ करते जा रहे थे, और इस वजह से जो पेजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, वो र्यून हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। और इस वजह से उनको अपना लैंड्स जो थे, ज़मीनें जो थी, वो भी न्यू लैंड रूल्स की वजह से खोनी पड़ गई थी, है ना, छोड़नी पड़ गई थी। और अब क्या हो गया था, दे बिकेम डेस्परेट।
और इस वजह से उन्होंने क्या किया, 1855 में जो है एक विद्रोह कर दिया, रेबेलियन कर दिया, और मसाक्ड मतलब मार डालना, है ना। सो बहुत सारे यूरोपियंस जो थे उनको और उनके सपोर्टर्स को क्या किया, उन्होंने मार डाला। सो यहाँ से हमारा स्पार्क जो है वो स्टार्ट होता है। ओके, नाउ ये तो एक स्पार्क है कि किस तरह से अब लोगों में जो है गुस्सा था और वो अब रिवोल्ट करने के लिए रेडी थे। नाउ डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। अब देखो ऐसा नहीं है कि वहीं पर था, डिसकंटेंटमेंट जो असंतोष जो था, है ना, वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, है ना, उसकी जो आर्मी थी उसमें भी था, यानी वहाँ के जो सोल्जर्स थे उसमें भी था। क्यों था, लेट्स सी। द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स। अब देखो एक पर्सन कह रहा है कि जो वाइट सोल्जर जो है ना, उनको तो इतना सब कुछ मिलता है, एक बहुत बड़ी पेमेंट मिलती है, सैलरी अच्छी मिलती है, मेंशंस मिलते हैं, बड़े बड़े घर मिलते हैं रहने के लिए, इवन सर्वेंट्स भी मिलते हैं। वाइल वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, जबकि हमें तो एक छोटा मोटा भत्ता मिलता है, यानी जो सैलरी है वो भी बहुत ही कम मिलती है, और स्लो प्रमोशंस होते हैं, यानी प्रमोशन जो तरक्की होती है ना, वो भी जो पदोन्नति जिसको बोलते हैं ना, जो प्रमोशंस हैं वो भी बहुत स्लो होते हैं हमारे। The अंग्रेज asks us to cross the sea which is against our religion. Who is the टोपी वाला to abolish our age old custom? अब दूसरा पर्सन कहता है कि जो फॉरेनर्स हैं, ये जो ब्रिटिशर्स हैं, ये हमें क्या कहते हैं, सी क्रॉस करने के लिए, जो कि हमारे रिलीजन के अगेंस्ट है। तो ये टोपी वाला, यानी ये ब्रिटिशर्स कौन होते हैं, जो हमारा जो एज ओल्ड जो कस्टम चला आ रहा है, इतने टाइम से जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, उनको ख़त्म करने वाले ये होते कौन है। और थर्ड पर्सन क्या कहता है, वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। और फिर वो डिसाइड करते हैं इस तरह से कि हमें इनको बाहर निकालना है। ओके, नाउ सिपाही मंगल पांडे अटैक द एजेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड एग्जीक्यूटेड एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। अब देखो सिपाही जो मंगल पांडे थे, उन्होंने इस तरह से क्या किया, अपने जो ऑफिसर्स थे उनको क्या कर दिया, मार डाला, है ना, क्योंकि उन्होंने अटैक कर दिया और इस वजह से उनको एग्जीक्यूट भी किया गया, पनिश भी किया गया। ओके, फांसी पे चढ़ा दिया गया था एक्चुअली उनको। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, और इसके साथ ही बहुत सारे, है ना, हज़ारों जो सोल्जर्स थे, सिपाहीज जो थे, उन्होंने भी रिवोल्ट किया, विद्रोह किया। एंड दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म। अब देखो उनके साथ क्या किया गया, उनको इंसल्ट किया गया, है ना, उनकी जो यूनिफॉर्म्स हैं वो हटा दी गई थी। ओके, छीन ली गई थी। एंड ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स, उनको ह्यूमिलेट किया, इंसल्ट किया, और उनको आयरन्स में यानी सलाखों में डाल दिया। ओके, नाउ few Englishmen had cared to understand Indian customs or the पीपल्स माइंड। अब देखो कुछ इंग्लिशमैन जो थे, कुछ जो ब्रिटिशर्स थे, वो हमारे इनको समझते थे, हमारे कस्टम्स को समझते थे, उनको केयर करते थे, हमारी फीलिंग्स को जो है उनकी केयर करते थे, उनको समझते थे। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज़ मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। अब देखो एक पर्सन जो है वो उस ब्राह्मण को क्या बोल रहा है कि तुम्हें पता है, तुम इतना प्राउड करते हो, है ना, इतना जो है गर्व करते हो अपने रिलीजन पे, तुम्हें मालूम है जो तुम बुलेट यूज़ करते हो, जिसको कि तुम्हें मुंह से बाइट करना पड़ता है ना, चलाने से पहले, उसमें क्या लगा हुआ रहता है, काऊ और पिग का फैट लगा रहता है ना। ये बात सुन के जो इंडियन सोल्जर्स थे, जो हिंदू सोल्जर्स थे, उनको बहुत गुस्सा आ गया। सेकेंडली बिकॉज काऊ जो है हमारे लिए क्या है, जो है उनको हम क्या बोलते हैं, गाय हमारी माता है ना, ये बोला जाता है। सो ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लगी। एंड सेकेंडली जब देखो जो ब्राह्मण है वो क्या बोलता है, ही वो सरप्राइज्ड एंड ही सेइंग व्हाट। तो यहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर जो दे रखा है पर्सन, वो देखो क्या लग रहा है, वो एक मुस्लिम लग रहा है। द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, और उनके रिलीजन में बिकॉज पिग को बहुत बेकार माना जाता है, तो वो कहते हैं कि ये जो है हमें भी डिसीव कर रहे हैं, हमें भी धोखा दे रहे हैं ये वाइट मैन, यानी ये ब्रिटिशर्स। सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज। और बहुत ही जल्द क्या होने लगा कि जो चपातीज़ हैं, जो रोटियां हैं, वो विलेज टू विलेज जो है जाने लगी, और बोला गया कि जो हमारा एम्परर है उनको हमारी ज़रूरत है। ओके, बहादुर शाह जफ़र जो कि लास्ट मुग़ल एम्परर थे उस वक्त, यही थे जो रिवॉल्ट हुआ था उस वक्त। सो वो कहते हैं कि हमारे जो एम्परर हैं उनको हमारी ज़रूरत है, और एक रिवॉल्ट की जो है तैयारियां की गई।
सो सीन द पिक्चर, एक जो पर्सन है वो चपाती दे रहा है और दूसरा एक्सेप्ट करते हुए क्या कह रहा है, येस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, कि येस मेरे जो जितने भी विलेज मैन हैं, जितने भी गांव के लोग हैं वो सारे के सारे रेडी हैं। एंड सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, और सिमिलरली जो लोटस फ्लावर है वो कहाँ सर्कुलेट होने लगा, वो कहाँ बांटा जाने लगा, इंडियन सोल्जर्स के बीच में, है ना। एंड दे आर सेइंग डेथ टू द फॉरेनर, कि उनको क्या देनी चाहिए, मौत की सज़ा देनी चाहिए, उनको मार डालो। द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पेट्रोइट्स, और इस तरह से जो लोग थे, है ना, वहाँ के, उन्होंने हर तरह की जो हेल्प है, चाहे वो शेल्टर से रिलेटेड हो, चाहे खाने पीने से रिलेटेड हो, वो जो पेट्रोइट्स थे, देशभक्त जो थे, उनको दी जाने लगी। नाउ नेक्स्ट 8 नंबर पिक्चर इज रिवॉल्ट, और इस तरह से जो रिवॉल्ट है, जो विद्रोह है, वो स्टार्ट हो गया है इन 1857। यस डेफिनेटली ये सक्सेसफुल तो नहीं था, लेकिन इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं। ओके, बिकॉज ये सक्सेसफुल इसलिए नहीं था क्योंकि यूनाइटेड नहीं था, बिल्कुल प्लानिंग के साथ नहीं था। ओके, सो बहुत सारे रीजंस थे इसके पीछे। नाउ देन देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, और सबसे पहले ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, मेरठ में। ओके, सो एक वायलेंट आउटब्रेक हुआ जो कि कहाँ हुआ, मेरठ छावनी जो थी वहाँ पर हुआ। ओके, द सिपॉइज मार्च टू दिल्ली, उन्होंने क्या किया, वहाँ पर सबको जो है मार डाला, और उसके बाद वो कहाँ पर मार्च करने लगे, दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे, जहाँ पर कि कौन बैठे थे, बहादुर शाह जफर जो है वो बैठे थे, हमारे एम्परर। और कौन सा जो चीज़ या नारा बोलते हुए वो गए, लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह, कि हमारे जो सम्राट है बहादुर शाह वो क्या करें, वो जीवित रहें। ओके, लॉन्ग लिव, जिंदा रहें। और इस तरह से उनके नारे लगाते हुए सोल्जर्स जो है वो दिल्ली की तरफ बढ़ गए। द रेबिलियन स्प्रेड वाइडर, और ये जो विद्रोह था, ये जो रेबिलियन था, ये बहुत दूर दूर तक फैल गया। Many landlords had lost their lands because of the British policies and they were sued. अब देखो ऐसा नहीं है ना, सोल्जर्स तो थे, लेकिन जितने भी कुछ ऐसे जो लैंडलॉर्ड्स थे जिन्होंने कि अपनी लैंड्स जो है, ज़मीनें जो है वो ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से खो दी थी, तो उनमें भी बहुत गुस्सा था, है ना, ब्रिटिशर्स को लेके उनमें भी बहुत गुस्सा था। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, और देखो एक पर्सन क्या कह रहा है कि ये जो वाइट मैन है, यानी ये जो ब्रिटिशर्स का रूल है, इसको एंड करना होना होगा। येस वी विल हेल्प यू। और सेकंड जो किंग है वो कह रहा है कि हाँ हम आपकी मदद करेंगे, इसमें आपको हेल्प करेंगे कि हम ब्रिटिशर्स को जो है वो भगा सकें। इट मीन्स जितने भी लोग थे वो सारे के सारे ब्रिटिश पॉलिसीज से बहुत परेशान थे और अब वो रिवॉल्ट करना चाहते थे। नाउ लास्ट पार्ट, द फाइट फॉर फ्रीडम। अब ये जो फ्रीडम के लिए जो फाइट जो हुई थी इन 1857, उसमें देखिए कि कितने कौन कौन से लीडर्स थे जिन्होंने पार्ट लिया था। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। अब देखो बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे, फॉर्मर मतलब जिनकी की जो गद्दी है वो छीन ली थी, या जिनका जो राज था वो छीन लिया था ब्रिटिशर्स ने। उनमें क्या था, कड़वाहट थी, है ना, उनको लेके बहुत गुस्सा था। सो एक एग्जाम्पल दे रखा है, बेगम हजरत महल जो थी वो कहाँ की थी, लखनऊ की थी बेगम हजरत महल। और उन्होंने क्या कहा, द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, कि जो वाइट मैन है, जो ये जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने क्या कर दिया, मेरा राज्य जो है, किंगडम जो है, साम्राज्य जो है वो छीन लिया है। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल। अब देखो वेट अ सेकेंड, ओके, सो दे जॉइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर। और इस तरह से इस टाइप के जो लीडर्स थे जिनकी जो है किंगडम जो है छीन लिए थे ब्रिटिशर्स ने, वो भी किसमें, इस रिवॉल्ट में शामिल हो गए थे। ओके, नाउ पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल। एक पॉपुलर लीडर थे मौलवी अहमदुल्ला जो थे फैज़ाबाद के, उन्होंने लोगों से क्या कहा, राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज रुइनिंग आवर लैंड। उन्होंने कहा भाइयों जागो, ओके, राइज, बिकॉज क्या हो रहा है, जो अंग्रेज़ हैं यानी जो ब्रिटिशर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, हमारे लैंड को ड्यून करते जा रहे हैं, बर्बाद करते जा रहे हैं। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। ओके, और इस तरह से लोग जो है वो सब जगह से जो है तैयार हो गए ये जो रिवॉल्ट है वो करने के लिए, चाहे वो बरेली हो, कानपुर हो या इलाहाबाद हो। ओके, नाउ अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे। और अजीमुल्ला खान जो थे उन्होंने जो है तात्या टोपे से क्या कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आवर लीडर इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उन्होंने
उन्होंने कहा कि कोई तो लीडर होना चाहिए ना जो हमें जो लीड करे, जो हमें गाइड करे। सो उन्होंने कहा कि इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का जो लीडर है वो किसको बनाना चाहिए, पेशवा नाना साहेब को हमारे लीडर बना देना चाहिए। ओके, द पेट्रोइट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। और इस तरह से जो पेट्रोइट्स थे, देशभक्त थे, वो फॉरेनर्स जो ब्रिटिशर्स थे उनके ऊपर टूट पड़े, है ना, पाउंस कर दिया, अटैक किया, और बहुत सारी जो युद्ध, छोटी छोटी लड़ाइयाँ जो है, युद्ध जो है, वॉर जो है ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में हुए थे। बहुत सारी बैटल्स भी थी, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई थी। ओके, नाउ यहाँ पर एक जो लीडर थे हमारे, उनके बारे में दे रखा है। 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट। अब देखो कितना ज़्यादा वो उनमें गुस्सा था ब्रिटिशर्स को बाहर भगाने का कि 80 ईयर के जो कुंवर सिंह थे, है ना, बिहार के, उनको क्या लग गई थी, बुलेट लग गई थी, गोली लग गई थी अपने रिस्ट में, है ना। तो उन्होंने क्या किया, अपने रिस्ट को ही काट के कहाँ दे दिया, मदर गंगा जो है, रिवर गंगा जो है, उसमें फेंक दिया। और उसमें क्या कहा उन्होंने, मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, कि मदर गंगा ये क्या है, मेरी लास्ट ऑफरिंग है, यानी लास्ट जो आपके लिए एक तरह का भेंट है, गिफ्ट है आपके लिए। ओके, और इस तरह से जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने 1857 का रिवॉल्ट जो है वो किया, जिसको कि हम किस नाम से जाना जाता है, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द स्टोरी और understood the chapter actually. Thank you for watching my video.